मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ पर। जैसा कि अपने मनोविज्ञान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको अपने स्टार्ट कर रखा है। और काफ़ी अच्छा टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षा के लिए हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो या अन्य कोई भी स्टेट लेवल की जितने भी एग्ज़ाम हैं, सी टेट है, चाहे एच टेट है, चाहे एम टेट है, जितने भी एग्ज़ाम जो होते हैं स्टेट लेवल के अंदर, उसके अंदर मनोविज्ञान विषय बहुत ही एक आधारभूत विषय है। उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपने अधिगम स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर अपने 6 क्लासेज अपने हो चुकी है। आज अपने क्लास नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और जिसके अंदर अपने बेटा पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब कहने का मतलब है कि अधिगम यानी नवीन व्यवहार सीखने में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। तो चलते अपने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो तो नेक्स्ट टॉपिक अपना बेटा अधिगम को अधिगम को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं बेटा, वो कितने प्रकार के अपने मानेंगे, कितने प्रकार का विभाजन करेंगे। तो अधिगम के जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं बेटा, वो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं बेटा? 4 प्रकार के हैं। और वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं जिसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक है बेटा, वो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो पहला जो प्रकार है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का, वो कौन सा है बेटा? तो वो है जिसको अपने बोलते हैं शिक्षार्थी। शिक्षार्थी, शिक्षा का अर्थ समझने वाला। शिक्षार्थी या विद्यार्थी, देखो कोई भी नाम मिल सकता है, मतलब एक ही है, शिक्षार्थी या विद्यार्थी या अध्येता से संबंधित कारक। से संबंधित कारक से संबंधित कारक। तो पहला जो कारक अपने पढ़ेंगे वो किससे संबंधित पढ़ेंगे बेटा? शिक्षार्थी या विद्यार्थी या जिसको अपने अध्येता बोल सकते हैं, से संबंधित कारक। दूसरा जो प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे अपने, शिक्षक से संबंधित। शिक्षक या अपने अध्यापक से संबंधित। शिक्षक या अध्यापक से संबंधित कारक। और तीसरा जो प्रकार पढ़ेंगे बेटा, वो अपने पढ़ेंगे विषय वस्तु से संबंधित कारक। विषय वस्तु से संबंधित। विषय वस्तु से संबंधित कारक। और 4 नंबर जो कारक पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे बेटा वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित कारक। तो जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या है बेटा? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक है उसको 4 प्रकार के विभाजन से पढ़ेंगे अपने। तो पहला जो कारक है बेटा वो कौन सा है? शिक्षार्थी बोल दीजिए या विद्यार्थी बोल दीजिए या अध्येता बोल दीजिए, तीनों में से कोई भी एक आपको शब्द मिल सकता है। इनसे संबंधित कारक या शिक्षक या अध्यापक से संबंधित कारक या विषय वस्तु से संबंधित कारक या वातावरण से संबंधित कारक। अब कहने का मतलब है इसके अंदर प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछ लिया कि प्रस्तुतिकरण कारक निम्न में से किससे संबंधित कारक है, तो ऑप्शन दे देगा विद्यार्थी, शिक्षक, विषय वस्तु, वातावरण।
या टॉपिक दे दिया अभिप्रेरणा किससे संबंधित कारक है, या दे दिया आयु किससे संबंधित कारक है, परिपक्वता किससे संबंधित कारक है। तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं। तो इसके अंदर एक एक टॉपिक को बेटा बहुत ही शानदार तरीके से अपने पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला अपना जो कारक पढ़ेंगे बेटा वो कौन सा पढ़ेंगे, शिक्षार्थी या विद्यार्थी से संबंधित कारक। तो चलते अपने शिक्षार्थी या विद्यार्थी से संबंधित कारक को पढ़ते हैं। तो पहला है शिक्षार्थी या विद्यार्थी या अध्येता से संबंधित कारक, अध्येता से संबंधित कारक। संबंधित कारक, और इसके अंदर जो कारक हैं वो कई कारक पढ़ेंगे अपने। तो पहला कारक अपने बेटा कौन सा पढ़ेंगे, शिक्षार्थी या विद्यार्थी से संबंधित। तो पहला कारक पढ़ेंगे बेटा मोटिवेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, तो इसके अंदर पहला जो कारक अपने पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे अपने अभिप्रेरणा। क्या पढ़ेंगे बेटा, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोटिवेशन। मोटिवेशन। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे जो महत्वपूर्ण जो कारक है बेटा, अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है बेटा वो है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। जैसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है बेटा वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, अभिप्रेरित करने वाला। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, अभिप्रेरित करने वाला, मतलब जिससे हम क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, कार्य करने के लिए उत्सुक होते हैं। कि हम जैसे कोई नर्वस है या अपने निष्क्रिय हुए कि किसी के विचारधारा से या किसी के व्यवहार से अगर हम उस कार्य को करने के लिए अगर सक्रिय होते हैं या उससे प्रेरित होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम रामायण देखते हैं, तो रामायण देखने के बाद या किसी का आदर्श वाचन सुनने के बाद क्या है, हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। तो वो इसका मतलब ये है कि हम किसी न किसी प्रकार से क्या हुए हैं, किसी से क्या हुए हैं, अभिप्रेरित हुए हैं, जिसके कारण क्या हुआ है कि हमारा जो व्यवहार है वो क्या हुआ है बेटा, अभिप्रेरित हुआ है। तो कहने का मतलब अभिप्रेरणा का मतलब होता है अभिप्रेरित करने वाला। तो बेटा इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा जो होती है, अभिप्रेरणा जो होती है, अगर बात करें अभिप्रेरणा की, तो अभिप्रेरणा बेटा दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। अब अभिप्रेरणा दो प्रकार की कौन कौन सी होती है तो उसको भी जानने का प्रयास करें। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, तो वो कौन कौन सी होती है। तो एक अभिप्रेरणा जो होती है बेटा वो होती है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा। और दूसरी जो अभिप्रेरणा जो होती है वो होती है बेटा आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा। अब कहने का मतलब बेटा क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। अब बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बाह्य कारक के द्वारा अगर अभिप्रेरित होता है, वो होता है बाह्य अभिप्रेरण। जैसे किसी कोई व्यक्ति था जो निष्क्रिय है, नर्वस है, तो अपने कहते हैं ना कि आज मेरा मतलब मूड ऑफ है, तो अपने क्या करते हैं, या तो यूट्यूब के माध्यम से या किसी को व्यक्ति को बुलाते हैं कि जिसके द्वारा क्या होते हैं, हम कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, अभिप्रेरित हो जाते हैं, कुछ समय के लिए सक्रिय हो जाते हैं, कार्य करने के लिए ऊर्जावान होते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब होता है, मतलब एक ऐसी अभिप्रेरणा जो किसी बाह्य कारक के द्वारा उत्पन्न होती है। और ये जो अभिप्रेरणा होती है वो कुछ ही समय के लिए आती है। कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम नर्वस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब से या किसी अन्य किसी यूट्यूब यूट्यूब से क्या करते हैं, मोटिवेशन स्पीकर से कोई भाषण सुन लेते हैं।
उसके बाद क्या है कि जब तक हम भाषण सुनते हैं उसका कुछ समय के लिए तो असर रहता है, उसके बाद क्या है हमारी जो दिनचर्या है उसी के हिसाब से हम वापस क्या हो जाते हैं, नर्वस होते हैं। तो कहने का मतलब बाह्य जो अभिप्रेरणा जो होती है, जो किसी बाह्य कारक के द्वारा उत्पन्न हो रही है, तो वो कुछ समय के लिए आएगी। उसके बाद क्या है कि ऑटोमेटिक ही क्या है, कहने का मतलब है कि व्यक्ति बार बार क्या होगा, वापस नर्वस होगा, फिर उसको बाह्य मतलब बाह्य कारक के द्वारा वापस क्या करना पड़ेगा, अभिप्रेरित करना पड़ेगा। कहने का मतलब बार बार अभिप्रेरित करने के लिए बाह्य कारक की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अब आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने माता पिता से या अपने घर की स्थिति से या अपने आंतरिक रूप से मतलब अंतरात्मा से क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। और सबसे अच्छी जो अभिप्रेरणा का जो प्रकार है बेटा, वो होता है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना। अगर कोई व्यक्ति या बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाता है, तो उसके सामने से कितने ही बैरियर आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाए, लेकिन वो क्या रहेगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा, तो कितने भी संकट आ जाए वो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगा। मतलब वो क्या करेगा, अपना जो भी मंजिल मतलब अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास करना है, वो लगातार क्या करता रहेगा बेटा, अथक प्रयास करता रहेगा, जब तक वो अपनी सफलता या मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेगा। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को आंतरिक रूप से विप्रेरित होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बाह्य रूप से विपरीत है तो वो कुछ समय के लिए अभिप्रेरित रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से विपरीत है तो उसे बार बार अभिप्रेरित होने की आवश्यकता नहीं है। तो व्यक्ति का बेटा कौन से रूप से अभिप्रेरित होना बहुत ही जरूरी है, तो बेटा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना जरूरी है। तो कहने का मतलब अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य करने से पहले या अधिगम करने से पहले व्यक्ति अगर अभिप्रेरित ही नहीं होगा, मतलब उस कार्य करने के लिए खुद तैयार ही नहीं होगा। देखो अभिप्रेरणा बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई व्यक्ति समय अभिप्रेरित है, अगर कोई भी कार्य या पढ़ने से पहले वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, तो उसके सामने किसी प्रकार के सामान्य संकट या कोई भी घोर से बड़ी समस्या आ जाए, वो अपने मार्ग से हटने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है अधिगम के अंदर अभिप्रेरणा भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो व्यक्ति का आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए क्या है, अभिप्रेरणा को बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है। इसीलिए क्या है, अभिप्रेरणा को कई नामों से पुकारा जाता है। तो अभिप्रेरणा के बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं। कहने का मतलब अभिप्रेरणा को बहुत सारी संज्ञाएं दी गई है। वो कौन कौन सी संज्ञा दी गई है, तो जिसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो अभिप्रेरणा को कौन कौन सी संज्ञा दी गई है, मतलब संज्ञा का मतलब है क्या क्या नाम दिए गए। तो अभिप्रेरणा क्या होती है बेटा, पहला इसे माना जाता है अधिगम का सर्वोत्तम सोपान माना जाता है। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान, सोपान का मतलब क्या होता है बेटा, चरण होता है कि अधिगम को कैसे सीखा जाता है। तो देखो इसमें पता चल रहा है कि अधिगम का सर्वोत्तम सोपान मतलब नवीन व्यवहार सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है बेटा, अभिप्रेरणा। तो अधिगम का सर्वोत्तम सोपान किसको माना गया बेटा, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे अभिप्रेरणा। दूसरा बेटा क्या है, अधिगम का अधिगम का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट दूसरा क्या है बेटा, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग। मतलब कहने का मतलब है कि बेटा अभिप्रेरणा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अधिगम को क्या है, बहुत ही अलग अलग नाम से पुकारा गया है। मतलब अधिक अभिप्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, तो इसको कई नामों से पुकारा गया है। तो पहला इसको दे दिया अधिगम का सर्वोत्तम सोपान, सोपान का मतलब चरण, मतलब सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण। दूसरा दे दिया बेटा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग। तीसरा इसको दे दिया बेटा अधिगम का मुख्य चालक। अधिगम का कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिगम का मुख्य चालक किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है बेटा, अधिगम का मुख्य चालक जो होता है बेटा, वो कौन होता है, अभिप्रेरणा। या अधिगम का हृदय, या अधिगम का हृदय। कहने का मतलब जैसे मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है ना वो हृदय, इसी प्रकार से हृदय के साथ इसकी तुलना की गई है।
अधिगम का जो हृदय जो होता है वो किसको माना गया बेटा, वो माना गया है अभिप्रेरणा को। या अधिगम की अनिवार्य स्थिति कि अधिगम करने के लिए मतलब नवीन व्यवहार सीखने की सबसे कंपलसरी जो कंडीशन जो है, पोजीशन जो है, वो क्या है बेटा, वो है अभिप्रेरणा, अधिगम की अनिवार्य स्थिति। तो कहने का मतलब है ये जितने भी उपनाम दिए गए हैं, इसको जितनी भी संज्ञाएं दी गई है, वो किसके आधार पर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने के कारण। कहने का मतलब व्यक्ति का अभिप्रेरित होना बेटा बहुत ही जरूरी है, व्यक्ति का अभिप्रेरित होना बहुत ही जरूरी है। अगर व्यक्ति अभिप्रेरित है तो कहने का मतलब अभिप्रेरित होने के कारण या अभिप्रेरणा, अगर अभिप्रेरित होगा तभी वो कार्य कर सकेगा, मतलब सक्रिय रहकर वो तभी कार्य कर सकेगा। इसीलिए क्या है, अधिगम के अंदर अभिप्रेरणा को कई नामों से पुकारा गया है। पहला क्या है बेटा, अधिगम का सर्वोत्तम सोपान, सीखने के लिए सर्वोत्तम जो चरण जो है यही है। अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, अधिगम का मुख्य चालक, अधिगम का हृदय और अधिगम की अनिवार्य स्थिति। तो अभी अपने क्या पढ़ा बेटा, शिक्षार्थी या विद्यार्थी या अध्येता से संबंधित कारक के अंदर पहला कारक अपने पढ़ा अभिप्रेरणा। अब अपने पढ़ते हैं बेटा दूसरा कारक, जो क्या है बेटा, शिक्षार्थी से संबंधित सीखने की इच्छा शक्ति। दूसरा कारक कौन सा है बेटा, सीखने की इच्छा शक्ति या जिसको बोलते हैं बेटा रुचि, या बेटा जिसको कह सकते हैं तत्परता। अब कहने का मतलब ये बेटा, ये भी अभिप्रेरणा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि जब तक किसी बालक के अंदर सीखने की रुचि नहीं होगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक बालक नहीं सीख सकता, जब तक बालक नहीं सीख सकता। कहने का मतलब यही है कि अगर किसी के अंदर जानने की इच्छा ही नहीं है, अध्यापक चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर किसी के अंदर जानने की इच्छा नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो उसको चाहे कितनी ही सुख सुविधाएं दे दी जाए, वो बालक नहीं पढ़ेगा। तो सबसे पहले बेटा बालक की उस विषय वस्तु को, जो भी वो विषय वस्तु पढ़ रहा है, उसको पढ़ने की क्या होनी चाहिए, उसके अंदर रुचि होनी जरूरी है। रुचि या जिसको अपने क्या कहते हैं बेटा, इच्छा शक्ति, विल पावर, या जिसको बोलते हैं तत्परता। तत्परता का मतलब है कि किसी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए वो तैयार होना चाहिए, मतलब अवेयर होना चाहिए, मतलब कि मेरे को ये कार्य करना है तो करना ही है, चाहे कोई भी बैरियर आए। तो इसीलिए थोर्नडाइक ने एक नियम के अंदर बताया तत्परता का नियम, और तत्परता का नियम के अंदर उसने एक कोटेक्शन भी दिया है। थोर्नडाइक ने क्या कहा है कि घोड़े को पानी पीने के लिए तो ले जाया जा सकता है, घोड़े को पानी पीने के लिए तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो तत्परता के नियम के अंदर एक बार फिर कोटेक्शन बोलता हूं, तत्परता के नियम के अंदर थोर्नडाइक ने क्या बात कही है कि घोड़े को पानी पीने के लिए तालाब के पास ले जाया तो जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यही है कि जब तक कोई कार्य करने के लिए समय तत्पर नहीं है ना, तो कहने का मतलब उसको अपने ले जा तो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बालक है, उसको क्या है, घर से अपने विद्यालय में ले तो आए या कोचिंग के अंदर पढ़ाने के लिए ले तो आए, लेकिन अगर वो सीखने के लिए तत्पर नहीं है, तो क्या उसको अपने जबरदस्ती सिखा सकते हैं क्या? इसीलिए थोर्नडाइक ने कहा है कि सीखने के लिए या अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा उसकी रुचि, जानने की इच्छा होनी चाहिए, वो जानने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वो जानने के लिए तत्पर है, तभी वो क्या सीख सकता है, कोई नवीन व्यवहार सीख सकता है। इसीलिए 2 नंबर जो टॉपिक बताया बेटा, सीखने की रुचि या इच्छा शक्ति या तत्पर तत्पर होना व्यक्ति का बहुत ही जरूरी है। अब तीसरा जो कारक है बेटा, वो कौन सा है अधिगम के कारक के अंदर? तीसरा जो कारक है बेटा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर अपने पहला जो कारक पढ़ा बेटा वो अभिप्रेरणा पढ़ा, दूसरा जो कारक अपने पढ़ा वो पढ़ा सीखने की इच्छा शक्ति या रुचि या तत्परता, और तीसरा जो है बेटा वो सीखने वाले की, तीसरा जो कारक है बेटा वो सीखने वाले की अभिवृत्ति, सीखने वाले की अभिवृत्ति,
सीखने वाले की अभिवृत्ति, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति या बेटा दृष्टिकोण, मनोवृत्ति या दृष्टिकोण। अब कहने का मतलब ये है बेटा कि सीखने वाले की अभिवृत्ति या मनोवृत्ति या दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अब देखो, सोचने का जो नजरिया जो होता है, दृष्टिकोण जो होता है, वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, एक नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। कई व्यक्ति क्या होते हैं, हमेशा नकारात्मकता की ओर जाते हैं, कितने भी उनको मतलब किसी प्रकार की मतलब कोई विचारधारा लेके आ जाओ, लेकिन वो क्या करेंगे, अपने कुंठित व्यवहार के हैं तो वो क्या करेंगे, उस चीज को क्या लेके जाएंगे, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, नकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे। तो कहने का मतलब दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क है, कहने का मतलब है कि व्यक्ति यहां से मतलब दिमाग से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति के मतलब जीवन में कितने से बड़ी सुविधा, मतलब बड़ी से बड़ी क्या आ जाए, कोई संकट आ जाए, लेकिन उसके अंदर क्या है, उससे लड़ने की उसके पास शक्ति होनी चाहिए। कहने का मतलब उसको खुद पे विश्वास होना चाहिए। अब कहने का मतलब है कि व्यक्ति अगर खुद उसका जो दृष्टिकोण होगा किसी भी विषय वस्तु के प्रति, कई बार क्या होता है कि कोई भी समस्या आती है जीवन के अंदर, बहुत सारे मतलब समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जीवन के अंदर समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है, तो उसके अंदर समस्याएं आ सकती है, कोई ना कोई संकट आ सकता है। लेकिन व्यक्ति का सकारात्मक रूप से मतलब उसका दृष्टिकोण है, अब उसके अंदर ये मानना चाहिए कि ये तो एक जीवन का हिस्सा है, उससे तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति का किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई विषय वस्तु है, उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ का मतलब ये है कि उसका मतलब उस विषय के प्रति सोचने की जो कल्पना है वो एक सही होनी चाहिए। अब कई आपने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं, जैसे कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कुछ लोग बाग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको नकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे। कोई भी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन वो आपको अच्छा नहीं बताएंगे। तो कहने का मतलब है आपको उन ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए बेटा, इग्नोर करना चाहिए। आपको ऐसे व्यक्तियों के साथ या अपने आसपास के व्यवहार के अंदर ऐसे लोगों से बचना है जो आपको क्या लेके जा रहे हैं, नकारात्मकता की ओर लेके जा रहे हैं। कई लोग वह क्या होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमेशा नकारात्मकता की ओर लेके चलते हैं, मतलब सुबह उनके स्टेटस भी इसी प्रकार के होते हैं कि दुखी आत्माओं की तरह, क्या होते हैं, दुखी आत्माओं की तरह, मतलब वो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं किसी के बारे में, चाहे सामने वाला कितना ही पॉजिटिव है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक कुंठित व्यवहार है। वो हमेशा कितना ही मतलब सामने वाला पॉजिटिव है, उसको क्या करेंगे, 5 या 10 मिनट वो बैठ गए तो नकारात्मक। तो कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति की जो अभिवृत्ति है वो मतलब कहने का मतलब है कि व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो मानसिक रूप से वो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, सोचने का जो नजरिया है वो क्या है बेटा, उसका स्वस्थ होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे मान लीजिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि व्यक्ति का दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, कि जैसे मैंने बहुत बार मैं क्लास के अंदर एग्जाम्पल भी देता हूँ और आपको भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने एक सामान्य सा शब्द लिख लिया बेटा, आई लव यू। जैसे मैंने कोशिश एक शब्द लिखा है, एक मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देता हूँ कि जैसे मैंने ये शब्द लिखा आई लव यू। अब कहने का मतलब है कि वो निर्भर करता है कि सामने वाले का दृष्टिकोण मतलब उसकी मनोवृत्ति किस प्रकार की है। आधे से ज्यादा क्या है कि अगर मैंने क्लास के अंदर इस प्रकार का शब्द लिख दिया तो उसको देखते ही बालक क्या कहेंगे कि अध्यापक क्या पढ़ा रहा है। अब अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, उसने क्या लिख दिया। अब कहने का मतलब ये है कि उसका दृष्टिकोण मतलब उस विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण है। आई लव यू का मतलब ये नहीं होता, आई लव यू का मतलब होता है कि मैं उसे स्नेह करता हूं या करती हूं। तो कहने का मतलब क्या, एक पिता, देखो दृष्टिकोण की बात होती है, क्या एक पिता अपनी पुत्री को ये शब्द नहीं बोल सकता क्या, बोल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा समाज के अंदर मतलब सोचने का नजरिया किस प्रकार का है। अब यही चीजें आप सोचो कि समाज के अंदर इस प्रकार का अगर व्यवहार बोल दिया जाए तो लोग वह क्या सोचेंगे, उसका दृष्टिकोण नेगेटिविटी की तरफ होता है, नकारात्मकता की तरफ होता है कि अध्यापक को पढ़ाने का तरीका ही नहीं है। अब कहने का मतलब समाज के अंदर कुछ शब्द भी इस प्रकार के हैं जिनके अंदर मतलब पहले से ही नकारात्मकता भरी हुई है, लेकिन शब्दों को कभी पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। अब आधे से ज्यादा, अब समाज की सबसे बड़ी भ्रांतियां हैं,
आधे से ज्यादा ऐसे शब्द कहाँ मिलेंगे? शौचालय में मिलेंगे आपको। जहां व्यक्ति सोच के लिए जाता है वहां आधे से ज्यादा ऐसे शब्द वहां मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि वहां के जो लोग बाग है उनका क्या है कि बेटा वो दृष्टिकोण जो है वो नकारात्मकता की ओर है, उनके दिमाग की उपज इतनी है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, व्यक्ति का दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो सकारात्मकता की ओर होना चाहिए। अब कहने का मतलब ये शब्द मैंने लिखा तो कई तो देख देख के इसको बहुत अच्छा बताएंगे कि एक अध्यापक ने मतलब ये क्या कहा है कि एक पिता जो है अपनी पुत्री से क्या करता है, प्रेम करता है, एक सामान्य सी बात है। लेकिन वो निर्भर करता है कि उसका दृष्टिकोण किस प्रकार से है। तो बेटा कहने का मतलब है कि विषय वस्तु अधिगम के अंदर दृष्टिकोण भी प्रभावित करता है। कि कहने का मतलब है कि अगर अध्यापक आपको पढ़ा रहा है तो बाई चांस थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो आप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको क्या रहना चाहिए बेटा? पॉजिटिव रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए बेटा? अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं? एक अच्छा व्यवहार सीख सकते हैं। तो अभी अपने कोशिश की बेटा सीखने वाले की अभिवर्ती या मनोवर्ती या दृष्टिकोण। इसके बाद बेटा अपने बात करते हैं नंबर 4 बेटा शैक्षणिक पृष्ठभूमि। चौथा जो है बेटा शैक्षणिक पृष्ठभूमि। शैक्षणिक पृष्ठभूमि जिसको बेटा क्या कहते हैं? एजुकेशनल। जिसको क्या कहते हैं बेटा? एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि अगर कोई बालक बार बार कार्य करवाने के बाद, अगर कोई अध्यापक किसी बालक को पढ़ा रहा है और बार बार पढ़ाने के बाद अगर कोई बालक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो अध्यापक को क्या है कि उसकी पिटाई न करके, उसको अवांछनीय शब्द या अवांछनीय व्यवहार न करते हुए उसका क्या है, उसकी बैकग्राउंड जानने का प्रयास करना चाहिए कि वो बालक ऐसा क्यों है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसका बैकग्राउंड सही नहीं है। हो सकता है कुछ बालक आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके घर का जो माहौल है, शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है वो अच्छी नहीं है। हो सकता है कि माता पिता में तनाव हो सकता है कि माता और पिता के तलाक शुदा की बात भी हो। कहने का मतलब इनका प्रभाव पड़ता है। अब ये भी आप देखो शैक्षणिक पृष्ठभूमि का मतलब ये भी है कि एक तो जो बालक जो है वो लगातार अध्ययनरत नहीं है। मतलब उसने क्या कर लिया बेटा, 2 या 3 साल का बीच में गैप ले लिया। जैसे एक तो बालक ए और बी की बात कर रहा हूं, दो बालक हैं। एक तो क्या कर रहा है, 2-3 वर्ष बीच में क्या ले लिया बेटा, गैप ले लिया। और एक ऐसा बालक है जो कंटिन्यू क्या है बेटा, अध्ययनरत है। तो कहने का मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर अपने क्या है कि एक बालक है जो लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए ना कि वो बालक क्या है, लगातार अध्ययनरत नहीं है। उसने क्या कर लिया, मतलब अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण क्या 2-3 वर्ष क्या ले लिया बेटा, बीच में गैप ले लिया। तो उसको अध्ययन करने में क्या रहेगी बेटा, समस्या उत्पन्न होगी। अगर कोई बालक कंटिन्यू पढ़ रहा है, लगातार अध्ययनरत है, तो उसको समझाने में क्या रहेगी बेटा, आसानी रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अध्यापक को अधिगम करवाने से पहले, पढ़ाने से पहले शैक्षणिक पृष्ठभूमि को जानना भी बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आपको तारे जमीन फिल्म के अंदर बताया भी गया है कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अंदर मतलब अध्यापक क्या होता है कि अगर अध्यापक, किसी भी अध्यापक को अगर मनोविज्ञान का ज्ञान होगा ना, तो बालक की वो मन स्थिति को देख कर ही अनुमान लगा लेगा कि इस बालक का व्यवहार ऐसा है तो क्यों है। मनोविज्ञान का मतलब है कि मन की अंतर्निहित क्रियाओं को जानना। बालक के व्यवहार को देखकर ही पता लगा लेता है कि ये बालक इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो अध्यापक को पढ़ाने से पहले मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो ये भी बेटा शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। तो 4 नंबर पॉइंट अपने पढ़ने का प्रयास किया बेटा, वो है शैक्षणिक पृष्ठभूमि। और 5 नंबर है बेटा सीखने का समय। सीखने का समय व अवधि। सीखने का समय व अवधि। अब देखो सीखने का समय, जैसे मनोविज्ञान के अनुसार मैं बताने का प्रयास करूं कि प्रत्येक बालक के सीखने का या पढ़ने का जो समय जो होता है वो अलग अलग होते हैं। कई बालक आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, कई लेट रात तक पढ़ना पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब उनको सीखने की प्रवृत्ति भी अलग अलग है।
लेकिन मनोविज्ञान का मानना ये है कि हमें सीखने की जो सही समय है बेटा वो होता है सुबह का। अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, सीखने का जो सही समय होता है, वो पढ़ने का जो सही समय होता है वो सुबह का अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है, वो बिल्कुल शांत वातावरण होता है। उसके अंदर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। अवधि का मतलब है कि वो कितने घंटे पढ़ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कहने का मतलब क्या होता है, कई बालक या बालिकाएं पढ़ने से पहले ही आपको खुद को ऐसा बताएंगे कि मैंने 3 घंटे पढ़ लिए। अलार्म लगा के पढ़ते गए तो 3 घंटे पढ़ लिए, और खुद को बताएंगे कि मैंने 3 घंटे पढ़ने के बाद हो सकता है मेरे को थकान हो गई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सीखने का या अधिगम करने का एक सही समय होना चाहिए और एक अवधि होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कई बार तो आपने 12 घंटे पढ़ लिए। अवधि का मतलब कितने घंटे तक आप अध्ययन कर रहे हो। कई बार तो क्या आप 12 घंटे पढ़ लिए, कई बार आप 12 मिनट ही नहीं पढ़े। तो सीखने का एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी पढ़ो, मतलब थोड़ा बहुत आप अगर 3 घंटे या 4 घंटे प्रतिदिन अगर अध्ययनरत रहते हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो सीखने का समय मनोविज्ञान के अनुसार बेटा सुबह का अर्ली मॉर्निंग जो सुबह का जो समय होता है वो सबसे उत्तम होता है। और पढ़ने का भी समय होना चाहिए। लगातार व्यक्ति को पढ़ना नहीं चाहिए, बीच में समय अंतराल के साथ व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अब अपने चलते हैं बेटा अवधि के बाद है बेटा सीखने की विधि। ये जो प्रश्न बनता है बेटा बहुत ही शानदार बनता है, सीखने की विधि। अभी मैंने बताने का प्रयास किया कि आपको किसी भी बालक या बालिका को लगातार अध्ययन नहीं करना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 से 2 घंटे लगातार आपने अध्ययन कर लिया, लगातार अध्ययन कर लिया, तो आपको 1 से 2 घंटे लगातार अध्ययन करने के बाद क्या करना चाहिए बेटा? बीच में 10 मिनट का गैप लेना चाहिए। कितने मिनट का? 10 मिनट का। अब ऐसे नहीं कि जैसे ही आपने लगातार 1 या 2 घंटे अध्ययन कर लिया, अध्ययन करने के बाद आप 10 मिनट का गैप ले तो वहां इंस्टाग्राम चलाएं या फोन या मल्टीमीडिया का प्रयोग करें, कभी भी नहीं। क्योंकि जो भी आपने विषय वस्तु अगर पढ़ी है, अगर आप मल्टीमीडिया के साथ जुड़ गए तो वो विषय वस्तु आपके दिमाग से क्या हो जाएगी बेटा? विस्मृत हो जाएगी। इसलिए आपको करना क्या चाहिए कि लगातार नहीं पढ़ना होता। कि जैसे आपने 1 या 2 घंटे पढ़ लिए, 1 या 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 10 मिनट या 15 मिनट क्या रखें? बीच में गैप रखें। क्या रखें? बीच में गैप रखें। और उस दौरान आप अपने आप को खुद को एकांत में रखते हुए केवल जो विषय वस्तु पढ़ी है उसको मन ही मन में आप क्या करें बेटा? आत्मसात करने का प्रयास करें। खुद से प्रश्न करिए कि मैंने जो पढ़ा है मेरे को डाटा कितना याद है। अपने दिमाग पर प्रेशर डालिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लगातार अध्ययन कर लेते हो, 1 या 2 घंटे अध्ययन करने के बाद आपको बीच में गैप रखना चाहिए। और उसके अंदर आपको क्या करना है? मतलब जो भी डाटा आपने पढ़ा है उसको क्या करना है बेटा? आत्मसात करना है। आत्मसात का मतलब है कि उसको आपको दोहराने का प्रयास करना है कि मैंने जो पढ़ा है वो डाटा क्या पढ़ा है। इसलिए बोला जाता है कि सीखने की जो सबसे अच्छी जो विधि जो होती है, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीखने की सबसे अच्छी विधि जो है वो कौन सी है बेटा? सयांतर विधि है। कौन सी है? सयांतर। मतलब सयांतर विधि के द्वारा अगर पढ़ा जाएगा तो व्यक्ति का स्थायी स्मृति हो जाएगी। मतलब जो याददाश्त के अंदर मतलब जो भी डाटा पढ़ा है वो लंबे समय तक क्या है? याद रहेगा। अब होना क्या चाहिए बेटा? कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति को लगातार कभी नहीं पढ़ना चाहिए। 5 घंटे 10 घंटे कभी नहीं पढ़ना चाहिए। बीच में गैप लेते हुए पढ़ना चाहिए। जैसे 2 घंटे पढ़ लिए तो बीच में 10 या 15 मिनट का गैप ले लिया। तो इससे क्या है कि सयांतर विधि का मतलब क्या है? बीच में समय अंतराल लेते हुए पढ़ना चाहिए। इससे क्या है कि जो भी विषय वस्तु पढ़ी है वो क्या हो जाएगी? आपकी स्थायी हो जाएगी। कि जो भी ज्ञान आपने पढ़ा है वो क्या हो जाएगा बेटा? स्थायी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पढ़ने का प्रयास किया, सीखने की विधि। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आयु एवं परिपक्वता। आयु एवं परिपक्वता। अब जैसे आपको पता ही है बेटा, आयु एवं परिपक्वता का मतलब क्या है? आयु भी निर्भर करती है अधिगम के सीखने के लिए बेटा। आयु का भी देखो, वैसे तो अधिगम के लिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन बेटा आयु भी बहुत निर्भर करती है। अगर मान लीजिए कोई 20 मतलब 15 साल का कोई लड़का है और एक 55 साल का कोई व्यक्ति है, बुढ़ा व्यक्ति है, 55 या 60 मतलब मिडिल एज का व्यक्ति है, तो दोनों में अगर सीखने की आयु है तो सबसे अच्छा, अगर मानसिक विकास देखा जाए सबसे उत्तम किसका होगा? जो 15 साल का जो व्यक्ति है। तो कहने का मतलब है आयु भी अधिगम को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से परिपक्वता भी जरूरी है।
तो मैंने आपको बहुत भली भांति अच्छी तरीके से समझाया था। परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरेशन या मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि मानव शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो निश्चित आयु के बाद ऑटोमेटिक दिखाई देंगे, वो होती है परिपक्वता। वो क्या होती है बेटा? परिपक्वता। और परिपक्वता के द्वारा होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते। क्या नहीं कहते? अधिगम नहीं कहते। लेकिन परिपक्वता अधिगम में सहायक है। जैसे मैंने एग्जांपल बहुत बार देता हूं कि एक 2 वर्ष का है और एक क्या है 18 वर्ष का है, तो परिपक्वता ज्यादा होगी तो उसी को समझाने में क्या रहेगी बेटा? आसानी रहेगी। तो इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट चलते हैं। आयु और परिपक्वता के बाद बेटा बात है नेक्स्ट जो है वो है बेटा बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट जो है बेटा वो है बेटा बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है बेटा इंटेलिजेंसी। क्या है बेटा? इंटेलिजेंसी। अब कहने का मतलब ये है कि बेटा प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि है वो अलग अलग है। कहने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि क्या है बेटा? जन्मजात है। बुद्धि क्या है बेटा? जन्मजात है। कई क्या होते हैं बेटा? जन्मजात मतलब बाई बर्थ ही क्या होते हैं? बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो सबका जो आईक्यू लेवल जो होता है, बुद्धि जो स्तर जो होता है वो अलग अलग होता है। अब जैसे किसी सामान्य व्यक्ति की बात करूं तो उसका जो आईक्यू लेवल जो होता है, ओवर स्टूडेंट की बात करूं तो उनका आईक्यू लेवल जो होता है वो 61 से 109 होता है। अब कहने का मतलब है अध्यापक को अध्ययन करवाने से पहले उसका बुद्धि स्तर जान लेना चाहिए। अब कहने का मतलब है कुछ बालकों को मतलब इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, काफी कठिनाई स्तर का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन उनका आईक्यू लेवल इस प्रकार का होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि बालक को अध्ययन करवाने से पहले बुद्धि स्तर को जानना बेटा जरूरी है। जिस हिसाब का उसका बुद्धि स्तर है उसी हिसाब से उसको अध्ययन करवाना चाहिए। तो इंटेलिजेंसी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि एक जन्मजात है। कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि है, अभियोग्यता है अभियोग्यता है या एबिलिटी जो है या कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या है बेटा? अलग अलग होती है। तो आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है बेटा अभ्यास। नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है? अभ्यास। तो आपको मैंने बताया था, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया था, AAP अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभ्यास कहते हैं। अभ्यास का मतलब होता है बार बार प्रयत्नों से। तो बार बार अगर अपने किसी चीज का, क्योंकि किसी भी कार्य के अंदर जो परफेक्शन जो आता है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जन्मजात सर्वगुण संपन्न नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अगर आपके सामने कहता है कि उस सब्जेक्ट के अंदर महारती है, तो उसने क्या किया बेटा? बार बार अभ्यास किया है। क्या किया बेटा? बार बार अभ्यास किया है। तो कहने का मतलब किसी भी कार्य के अंदर जो परफेक्शन जो आता है बेटा वो बार बार अभ्यास से आता है, बार बार प्रयत्नों से आता है। क्योंकि अगर बार बार कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो थोंडाई का मानना यही है कि जैसे पहली बार जब प्रयास किया था तो हो सकता है उसकी त्रुटियां ज्यादा आई थी, दोबारा जो प्रयास करेगा तो धीरे धीरे त्रुटियों की संख्या, जो एरर जो है, वो गलतियां जो है, अशुद्धियां जो है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी बेटा? कम होती जाएगी। इसलिए अधिगम के लिए या नवीन व्यवहार सीखने के लिए बेटा अभ्यास भी बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है बेटा वो है बेटा थकान। तो अधिगम के लिए बेटा थकान भी प्रभावित करने वाला कारक है। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को थकान है और अगर अपने पढ़ाना चाहे तो उसको पढ़ाना असंभव है, तो थकान भी क्या है बेटा? अधिगम को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से इसका लास्ट जो पॉइंट है बेटा शिक्षार्थी से संबंधित, वो है बेटा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। जैसा कि आपको बेटा पता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अरस्तु ने एक लाइन भी बोली है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। और ये बात बिल्कुल भी सही भी है, क्योंकि अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसका दिमाग भी क्या होगा? उसका मस्तिष्क भी क्या होगा? स्वस्थ होगा। इसलिए व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी बेटा बहुत ही जरूरी है। तो इसी प्रकार से बेटा अपने समझने का प्रयास किया, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसके अंदर केवल अपने एक कारक को पढ़ा है बेटा, शिक्षार्थी से संबंधित कारक को। तो आशा करता हूं कि बेटा ये जो आपको अधिगम से संबंधित, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा था, उसके अंदर पहला जो कारक था वो शिक्षार्थी से संबंधित प्रभावित करने वाले कारक अपने पढ़ा है। उसके बाद जो 3 जो कारक रहेंगे वो अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपने शिक्षक से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित या वातावरण से संबंधित जो कारक जो है वो अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको जो भी विषय वस्तु पढ़ाई गई है
वो आपके अनुकूल होगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।